आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमए प्रसाद एकेडमी में। दोस्तों आज क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालनी है। तो ये एलसीएम इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकाले थे, एचसीएफ निकाले थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि युग्म विभाजन से किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे अगर दो संख्या हमें दी हुई है और एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यदि है ना। तो यहाँ पे दो संख्या हमें दी हुई है तो पहले लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हल दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो हमें एचसीएफ दिया हुआ है। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ हमें 9 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा आगे ए कितना है, तो ए है हमारे पास 657, क्योंकि यहाँ दोनों में ए बड़ा होता है ना। तो यहाँ दोनों में 657 बड़ा है इसलिए हम इनको ए मान लिए हैं। अब बी क्या है, बी 306 है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। जहां पे ए और बी क्या है, ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या है। तो इसी तरह से इसी से हमने क्या कर लिया, एलसीएम बराबर ये लिख सकते हैं ना, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना बी बट्टे एचसीएफ हो जाएगी, है ना। अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा तो ए गुना बी बट्टे एलसीएम हो जाएगा। अगर हमें ए निकालना होगा तो एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टे बी हो जाएगा। अगर हमें बी निकालनी होगी तो एचसीएफ गुना एलसीएम बट्टे ए हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूला से ये और ये फॉर्मूला हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया, ठीक है। तो हमें तो चाहिए भाई एलसीएम निकालने का, तो अपन यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो एलसीएम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो सर ए गुना बी बट्टे क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ए कितना है, तो ए हमारे पास है 657 और बी है 306 और एचसीएफ हमारा कितना है, तो एचसीएफ है सर हमारे पास 9, तो 9 है ना। अब इनको क्या करेंगे, इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 9 27 और 9 चौके 36, तो क्या हो गया 657 गुना 34। जब इसको आप आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 22,338, यानी 22,338 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यही हमें निकालनी थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके आभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 into 5 आनी चाहिए। क्या सुना आपने, कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उनका आभाज्य गुणनखंड करें, उनमें कम से कम एक बार 2 into 5 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 6 का आभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 into 3 आ रहा है। इसका मतलब जब हम 6 का आभाज्य गुणनखंड किए तो 2 into 5 के रूप का नहीं आया। तो अतः हम कह सकते हैं कि 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है। अगर यहीं पे 6 के जगह पे अगर हमें क्या दिया रहता, सपोज दैट 20 दिया रहता, कहता कि ये क्या शून्य पे समाप्त होगी, तो हाँ बिल्कुल होती। क्यों, क्योंकि जब हम 20 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 into 5 आ गया है। आया कि नहीं आया, देखिए 2 into 5, यहाँ पे देख रहे हैं 5 आ गया है। इसका मतलब ये शून्य पे समाप्त हो जाएगी। अदरवाइज अगर हम बात करें 4 के पावर n, क्या ये शून्य पे समाप्त हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसका आभाज्य गुणनखंड 2 into 2 आ जाएगी। तो अगर क्वेश्चंस यहाँ पे 6 के पावर n दिया हुआ है, हो सकता है कि 6 के पावर 4 के पावर n दे दे, हो सकता है कि 5 की पावर n दे दिए, है ना। तब क्या करेंगे आप लोग, बस इसी तरह से आप बना देंगे। तो लिखेंगे यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका आभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या होना चाहिए, 2 into 5 होना चाहिए। फिर इस तरह कर लेंगे और हम लोग यहाँ अगर ये नंबर होगा तो कहेंगे कि हाँ इसमें क्या है, जब 20 का आभाज्य गुणनखंड करने पर 2 into 5 के रूप का है, अतः 20 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आता है।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें